उसमें मन प्राण सजो सजो कर लहूलुहान होती रही है। बलात् उन रिश्तों को फिर बुनने की एक तरफा कोशिश के साथ जो कभी बने ही नहीं। अब आप देखिए कि इसमें वही घर के भीतर की जो संरचना है और जो मानवीय संबंध है, पारिवारिक संबंध है, यानी चैरिटी बिगिंस एट होम। घर से ही सदाशयता की शुरुआत होनी चाहिए। घर की संरचना अगर ऐसी है कि जहाँ एक लेखिका, व्यक्तित्व संपन्न नायिका लगातार लहूलुहान होती है, लौट कर आती है और उस घर को अपना समझने की कोशिश करती है, लेकिन वो घर उसका कभी था ही नहीं। उसके व्यक्तित्व का एक बड़ा हिस्सा वो घर ले लेता है। और इसकी समझ दीप्ति जी ने अपने अनुभूति के साथ, अपने विचार और अनुभूति के संयोजन के साथ अपनी रचनाओं में रखी है। लेकिन मोहित जी की जो आलोचकीय निगाह था, उसने उसको सटीकता के साथ पकड़ा है। और मैं इससे बहुत प्रभावित हुई कि स्त्री लेखन में अगर इस चीज को आप माइनस कर देते हैं तो केवल आपको रोमांटिक कहानी या इस तरह की जो एक जजमेंटल स्टेटमेंट देने का आपको मौका मिल सकता है कि ये तो प्लेटोनिक लव है या रोमांटिक कहानी है। नहीं, ये स्त्री का लेखन परिवार के संदर्भ से शुरू होकर एक तरह से यह उसका पर्सनल पॉलिटिकल है। ये जो पर्सनल आपको दिखाई दे रहा है, यही उसका पॉलिटिकल है, यही उसका हस्तक्षेप है सामाजिक जीवन में और अपनी भूमिका के तलाश के क्रम में। तो दीप्ति जी के संदर्भ में जिस तरह से मोहित जी ने इस चीज को रेखांकित किया, वो मुझे महत्वपूर्ण लगा। और एक और चीज कि जिसे मैं उल्लेखित करना चाहती हूँ कि दीप्ति जी के लेखन में अभी चर्चा भी हुई, ओम प्रकाश जी ने भी कहा कि दीप्ति जी स्त्री के बारे में लिखती हैं, प्रेम के बारे में लिखती हैं, इंसानियत के बारे में लिखती हैं। और साथ ही साथ मोहित जी ने अपने परिचय में बताया कि किस तरह से विभिन्न कृतियां उनकी अंधविश्वास के खिलाफ है, सांप्रदायिकता के संदर्भ को किस तरह उठाती हैं और तमाम प्रश्नों का हल इंसानियत और प्रेम का जज्बा है। ये एक महत्वपूर्ण पक्ष है। इस किताब का जो टाइटल है संवेदना और समानुभूति की पैरोकार, ये समानुभूति शुरू तो अनुभूति से होती है, फिर सम की अनुभूति दूसरे के साथ, समानुभूति में अदर भी इन्वॉल्व है, दूसरा भी है, एक पक्ष अपर पक्ष, और अपर पक्ष को साथ लेकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ स्वयं के साथ होकर, अपनी अनुभूति के साथ होकर हम आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कि हम उसमें अदर या अपर को शामिल ना करें। और संवेदना का जो रूपायन है वह अगर करुणा में नहीं होता, एम्पैथी में नहीं होता, तो बहुत सारी चीजें मनुष्य होने के नाते हमसे छूट सकती हैं। मैं आखिरी बात कहूंगी, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी, आखिरी बात कहूंगी और ये मोहित जी के लिए कहूंगी। वो बात ये है कि मोहित जी ने मनोविज्ञान का पक्ष चुना है, कॉन्शियसनेस का पक्ष चुना है। मेरी कल से उनसे बात हो रही है और कल भी हम बहुत देर तक साथ थे और तरह तरह से हमने बात की थी। मैं दो चीज़ों के बारे में उनसे बात, कहने को बहुत कुछ है और मैं लगभग इतना सारा लिख कर लाई थी, लेकिन बोलूँगी इसमें से कुछ नहीं। आपको जो मैं शेयर करना चाहती हूँ वो ये प्रयोग किया है, पितृमुखी चेतना, पितृमुखी भावना, इस तरह के शब्द इन्होंने बार बार प्रयोग किए। ये ठीक है कि दीप्ति जी अपने पिता के बारे में, पिता की उपलब्धियों के बारे में, उनके सार्वजनिक जीवन के बारे में बहुत विस्तार से लिखती है और एक गहरा पैशन, एक गहरा लगाव इनके रचना में, लेखन में पिता के लिए दिखाई पड़ता है। जाहिर है कि उसको फ्राइडे व्याख्या से जोड़ देना सीधे और पितृमुखी जो उनकी चेतना या भावना कहकर उसको पुकारना, मुझे थोड़ा सा यहाँ पर आपत्ति है। स्त्री जब पिता की बड़ाई करे, उसकी उपलब्धियों का गुणगान करे, उससे अपने लगाव की चर्चा करे, चाहे वो स्वयं ही क्यों ना करे, खुद ही क्यों ना कहे कि हाँ, उसके पिता ने उससे पूछा कि तुम एक नायिका के हवाले से कि एडोलेसेंट जो ये उम्र है तुम्हारी, ये वयः संधि की उम्र तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कोई और पुरुष तुम्हारे जीवन में प्रवेश करके पिता की तरह ही वात्सल्य दे, और फिर वो तुम्हारा प्रेमी भी हो सकता है, पति भी हो सकता है,
जो नायिका के हवाले से इस तरह की चर्चा आई है। मैं इसको इस तरह से नहीं देखती। अगर हम मनोविज्ञान की ही चर्चा करें तो मनोविज्ञान के अंदर भी बहुत सारे कंट्राडिक्शंस और अंतरपाठ विकसित हो चुके हैं और ये अंतरपाठ फ्रायड की जो धारणाएं हैं उसको चैलेंज करते हैं। फ्रायड ने जिस तरह से अभाव की ग्रंथि के साथ स्त्री के विकास, उसके पूरे अस्तित्व की चेतना को विकसित होता हुआ दिखाया और जिस तलस ग्रंथि की वो बात करते हैं वह स्त्रीवादी मनोविज्ञानी चिंतक नकारते हैं, वे इसको स्वीकार नहीं करते और कहती हैं कि मनोविज्ञान के अध्ययन में भी कई तरह के लूप होल्स हैं और वो सबसे बड़ा लूप होल तो ये है कि जो मनोवैज्ञानिक है, चाहे वो फ्रायड हो चाहे और जिन लोगों का इस्तेमाल इन्होंने किया है अपने लेखन में दीप्ति जी की रचना की मनोवैज्ञानिकता को समझने के लिए, वे ही सब क्यों हो, वे सब के सब कहीं ना कहीं स्वयं उन्हीं पैट्रियार्कल संरचनाओं से ग्रस्त हैं जिसके आधार पर वे अपनी सैद्धांतिकी का निर्माण कर। सबसे बड़ा लूप तो ये है और ऐसी स्थिति में जो स्त्रीवादी मनोविज्ञानी हैं वे साफ कहते हैं कि दरअसल चाहे लाका हो या एडिथ फ्रॉम हो, ये स्त्री के शरीर को देखते कैसे हैं, शरीर और मन जिससे चेतना एक कॉन्शियसनेस का इवॉल्वमेंट होता है। पहले शरीर की बात आती है और शरीर को एक अभाव बोध के साथ जोड़कर और उसे केवल एक होल की तरह देखना, एक होल जिससे आप केवल बाहर से भीतर देख सकते हैं। होना तो दोनों तरफ चाहिए, भीतर से भी बाहर देखा जाना चाहिए और उसके लिए स्पेक्ट्रम की जरूरत पड़ती है जिससे आप अदर साइड, मिरर के, आईने के